नमस्कार दोस्तों। हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे, उसमें हमने संगम और सालू वंश पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे तुलु वंश पे। द्वितीय बल्लापहार हमने पहले ही पढ़ लिया था और अब तुलु वंश आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तुलु वंश में कई शासक हुए और उसमें स्पेशली आपके कृष्णदेव राय सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो पहला शासक है वीर नरसिंह, जिसने द्वितीय बल्लापहार करके और इस वंश की स्थापना की थी, उस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। 1505 से लेकर और 1565 तक ये वंश रहता है। राक्षसी तगड़ी युद्ध के बाद में ये युद्ध जो है, वंश जो है वो आपके समाप्त प्राय हो जाता है। ठीक है। तो पहला शासक था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह यह संस्थापक था इस पूरे वंश का और 1505 से लेकर और 1509 तक इसने जो है वो शासन किया था। इस दौरान कोई भी नया क्षेत्र नहीं जीता गया, साम्राज्य विस्तार जैसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई और इसने हिंदू मंदिरों में दान वगैरह जरूर दिए थे, इससे अधिक कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो इसमें तीन बातें हमारे को मस्तिष्क में रखनी है कि पहली बात ये कि द्वितीय बल्लापहार करके और सालू वंश को खत्म करके और तुलु वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो इसको हम पहली बात लिखेंगे कि द्वितीय द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई। इस समय विजयनगर कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ था। पुर्तगालियों की समस्या थी, बहमनी की सबसे बड़ी समस्या थी, उड़ीसा के गजपतियों की समस्या थी और उत्तमूर के अंदर मैसूर के आसपास पायकारों के विद्रोह भी हो रहे थे। तो 4-5 समस्याओं से घिरा हुआ था और इन सारी समस्याओं का समाधान कृष्णदेव राय विदिन 10 साल के अंदर करेगा। ठीक है। तो इसकी इस संस्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। पहली बात, इस काल में साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ। इस काल में साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरी बात, मंदिरों को धार्मिक दान दिए गए थे। ठीक है। इसके अलावा वीर नरसिंह के काल का कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है नहीं। अब हम आते हैं आपके कृष्णदेव राय के काल में। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको हमें ठीक से पढ़ना है। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529। ठीक है। इस शासक को आपके बाबरनामा में बाबर ने भी लिखा है कि समकालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था ये कृष्णदेव राय। 1509 में सत्ता में आता है और 1520 तक राज्य की सभी समस्याओं का समाधान कर देता है और 20 के बाद इसका संस्कृति में, कला, स्थापत्य, साहित्य में गजब का योगदान रहा। हम पढ़ेंगे उसको आगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कृष्णदेव राय के सामने क्या क्या चुनौतियां थी और वो किस तरह से निपटा था। ठीक है। उससे पहले एक लाइन लिखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसने अपना राज्याभिषेक करवा के और इसने जो है वो अपना शासन शुरू किया था। ठीक है। इतनी सी बात हमें समझनी है। तो पहली बात ये लिखेंगे कि ये नरसा नायक का छोटा पुत्र था, है ना।
और कनिष्क पुत्र था, कनिष्ठ पुत्र था। और इसने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है वो अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जब ये सत्ता में आया तो इसके समक्ष कई चुनौतियां थी, जिसका निम्न प्रकार से इसने समाधान किया था। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी लाइन रहेगी वो ये रहेगी कि कृष्णदेवराय नरसा नायक का पुत्र था, को अपना राज्याभिषेक करवाया को अपना ठीक है। 8 अगस्त है ना। बाबर ने इनको समकालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था। बाबरनामा में इनको या कृष्णदेवराय को समकालिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लिखा है। ठीक है, तो बाबरनामा भी इसका उल्लेख करती है। हालांकि बाबरनामा में महाराणा सांगा का भी नाम है और इनका नाम था। ठीक है, इनके पूरे जीवन काल को हम 2 भागों में बांट के चलते हैं। सबसे पहले सैन्य अभियान और दूसरा सांस्कृतिक उपलब्धियां। सैन्य अभियान, ठीक है, सैन्य अभियान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैप का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैप है, इसको वापस समझते हैं। देखिए, इनको क्या क्या समस्याएं थी। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी आपके इन शासकों की, ये है ना, ये जो शासक थे बहमनी की समस्या इनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। हालांकि उस समय बहमनी राज्य टूट गया था, लेकिन बीजापुर, बीदर, है ना, ये अलग अलग हो गए थे, तो ये अलग अलग शासक अटैक करते रहते थे। दूसरी जो समस्या थी ये यहाँ तक हो गई। उसके बाद में दूसरी जो समस्या थी वो थी आपके गजपति शासकों की, है ना, ऊपर ही आ जाते थे गजपति शासक, उड़ीसा के थे। ठीक है, उड़ीसा के गजपति, यहाँ पे आप नोट करके डाल सकते हो, है ना, आप नोट कर लीजिए वाली कि अशुपति कहते थे बहमनी राजाओं को। गजपति कहते थे हाथियों के स्वामी उड़ीसा के राजा, और नरपति कहते थे विजयनगर के राजाओं को, या नरराय कैसे।
ये पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो, एक समस्या थी आपकी किसकी? बहमनी की। दूसरी समस्या किसकी थी? गजपति शासकों की। तीसरा, इस समय पुर्तगाल इस पट्टी में आ चुका था, और हालांकि पुर्तगालियों के इनके है वो मैत्री संबंधी रहे थे। और इसके अलावा जो चौथी समस्या थी वो अंदर की समस्या थी, पोलीगारों का विद्रोह। पोलीगार शस्त्रधारी किसान होते थे और मैसूर के आसपास इनका विद्रोह रहता था, है ना। ये 4 मेन समस्याएं थी, पोलीगार, गजपति, बहमनी और पुर्तगाली। तो कुल मिला के बात ये है कि पूरा विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपके घिरा हुआ था। पूरा विजयनगर साम्राज्य समस्याओं से घिरा हुआ था। एक मैप और देखिए आप, है ना। 1464 में कपिलेंद्र देवा ने गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। इसके अंदर ये पूरा क्षेत्र था। विजयनगर वाले इस साइड थे, बहमनी वाले इस साइड थे। हालांकि बाद में ये क्षेत्र खो गया। तो देखो, गुलबर्गा, देवरकोंडा, कुर्नूल, है ना, कोंडाविड्डू, चंद्रगिरी, कांची, मसूलीपट्टनम, राजमहेंद्री, राजमुंदरी, पुरी और कटक और गोडा तक का पूरा क्षेत्र जो है आपके इनके अधीन हुआ करता था। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने ये 1513 का उनका एक लेख मिलता है कन्नड़ में, और इसके अनुसार इसने जो है वो कटक तक को क्षेत्र को पूरा, कलिंग क्षेत्र पूरा जीत लिया था। और लास्ट में प्रताप रुद्र को, जो कि गजपति शासक था, उसको संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी का विवाह जो है वो इससे करना पड़ा कृष्णदेव राय के साथ। इतनी दयनीय स्थिति की थी गजपति शासकों की। ऐसी दयनीय स्थिति गजपति शासकों की पहले कभी भी नहीं हुई थी जितनी कृष्णदेव राय ने की थी। ये हिंदू शासक थे, लेकिन इनकी सीमाएं टकराती थी। तो जब भी कमजोर शासक आते थे तो गजपति नीचे तक आ जाते थे। जब विजयनगर मजबूत होता था तो गजपतियों को सीमित करता था। ये इनकी लड़ाई लंबे समय तक चली है, ठीक है। इस तरह से ये गजपतियों की लड़ाई भी आएगी आगे, और कई बार गजपतियों ने बहमनी के शासकों के साथ मिलकर भी विजयनगर पे अटैक किए थे। तो ये सब चलता रहा। तो अब अपन सैन्य अभियान देखेंगे, और सैन्य अभियान में हम क्या लिखेंगे? पहली लाइन ये लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य इस समय कौन कौन सी समस्याओं से ग्रस्त था। ये बात हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या हमें है वो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। तो देखिए कि पश्चिम में पुर्तगाली, दक्षिण में नहीं, उत्तर में बहमनी, और उत्तर पूर्व में गजपति, और इसके अलावा पोलीगार विद्रोह, ठीक है। अब आप देखिए, समझना इस चीज को कि जब आपके कृष्णदेव राय शासक बना उस समय ये चारों ही बहुत बड़ी समस्या थी, और कृष्णदेव राय ने 1520 तक इन सभी समस्याओं का समाधान किया था, इसलिए वो महान था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके पीछे कि उक्त चारों समस्याएं विजयनगर के समक्ष थी। कृष्णदेव राय ने 1520 तक इन सब समस्याओं का एक प्रभावी समाधान आप कह सकते हो वो कर दिया था।
समाधान किया था। ठीक है, इस कारण कैसे किया, अब हम एक एक को, ये समाधान निम्न प्रकार से किया गया। ठीक है, अब देखिए आप इस मैप को ठीक से देख लेना, ये चारों चीजें हैं और ये आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और फिर इस साइड में आपके पूरा का पूरा गजपति शासन, इस साइड पुर्तगाल का क्षेत्र, और ये गजपति यहाँ तक मदुरई तक पहुंच जाते थे। तो चारों तरफ से आप कह सकते हो कि विजयनगर संकट में रहा था, लेकिन 10 वर्ष के भीतर ही कृष्णदेव राय ने इन सबका समाधान कर दिया। अब हम एक एक को लेते हैं, ये मैप अपन मैप से आगे लेते हैं, मैप थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो सबसे पहला अभियान जो हुआ वो हम लेते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पहला करेंगे बहमनी के विरुद्ध, बहमन राज्य के विरुद्ध अभियान। विरुद्ध अभियान, इस समय क्या बीदर और बीजापुर इन दोनों ने किया था, बाकी कोई भी इनके साथ में नहीं था, है ना। तो बीदर और बीजापुर के अंदर है वो, इन राज्यों ने अभियान किए थे। और अब देखो क्या हुआ। अब देखो, बहमन राज्य उस समय रहा नहीं था और बीदर और बीजापुर दोनों ने मिलकर कृष्णदेव राय के विरुद्ध है वो अभियान किया था। इसमें आपके दोनों शासकों को पराजित किया और इस्माइल आदिल बीजापुर का शासक एवं मारा गया। और उसके मरने के बाद बीदर के शासक भी आपके किसी अमीर बरीद ने बीदर के शासक को गिरफ्तार कर लिया था, उसको भी मुक्त करवाया इसने और फिर उसको वापस सुल्तान बनाया। इसलिए इसको यवन आचार्य प्रतिस्थापक अर्थात मुस्लिम राज का संस्थापक भी कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहमनी के बीदर और बीजापुर राज्यों ने कृष्णदेव राय के विरुद्ध अभियान किया और दोनों को ही पराजित किया था, कृष्णदेव राय ने दोनों को ही पराजित किया था। ठीक है, तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि बीदर के महमूद द्वितीय, बीदर शासक महमूद द्वितीय और शासक महमूद द्वितीय तथा बीजापुर शासक यूसुफ आदिल खान ने संयुक्त रूप से विजयनगर पर अभियान किया। विजयनगर पर अभियान किया। अभियान किया। अडोनी व कोविलकोंडा युद्ध में दोनों पराजित हुए और यूसुफ आदिल शाह मारा गया। युद्ध में दोनों में कृष्णदेव राय विजयी हुए। कृष्णदेव राय ने
दोनों सुल्तानों को पराजित किया, दोनों को पराजित किया। बीजापुर शासक मारा गया। बीजापुर शासक मारा गया। शासक मारा गया। अब बीजापुर का शासक मार दिया गया। अब देखो, रायचूर, दोआब और गुलबर्गा जैसे शहर भी अब विजयनगर का अंग थे। आप सोचिए कि ये पूरा, मैं नाम मिटा देता हूँ, आप इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मैप में आपको प्रिंट भी करते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप समझ लीजिए ये पूरा रायचूर दोआब का एरिया था, ये भी गया और गुलबर्गा शहर भी अब इनके नियंत्रण में आ गया था। इस स्थिति को देखते हुए बीदर के एक अमीर बरीद ने बीदर के महमूद द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया। फिर विजय कृष्णदेव राय ने बीदर के इस सुल्तान को अमीर बरीद से मुक्त करवाया और उसको यहाँ का शासक के रूप में स्थापित किया। और इस प्रकार इन्होंने जो है एक प्रकार से इस पूरे बहमन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब किसी भी बहमन शासक की हिम्मत नहीं थी कि वो विजयनगर के शासक के विरुद्ध युद्ध कर सके। सीताराम राय ने गलतियां करी थी जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसको अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। शासक मारा गया। इन राज्यों में अशांति स्थापित हुई। इन राज्यों में अशांति फैल गई। अमीर बरीद ने बीदर सुल्तान को, अमीर बरीद कोई अमीर व्यक्ति था यहाँ का, बीदर सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। को गिरफ्तार किया। कृष्णदेव राय ने इसको पुनः स्थापित करवाया, क्योंकि अगर वो अमीर शासक बनता तो फिर नई समस्या खड़ी करता। लेकिन अब जब महमूद द्वितीय को कृष्णदेव राय ने ही स्थापित करवाया तो तय बात है कि जीते जी इसके सामने कभी बोलेगा नहीं, शांति बनी रहेगी, है ना। ये एक समझदारी भरा निर्णय था। देवराय ने महमूद द्वितीय को कैद से मुक्त करवाकर पुनः बीदर का सुल्तान बनाया। इस अवसर पर यवन उस समय उसने मुसलमानों को कहा था, इसको सीधा ही लिख लेते, यवन राज स्थापनाचार्य। मुस्लिम राजाओं को स्थापित करने वाला। को स्थापित करने वाला, ये इसका अर्थ होता है। की उपाधि ली। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यवनराज स्थापनाचार्य किसे कहते हैं? की उपाधि ली। उपाधि ली, ठीक है। ये पहली समस्या का समाधान हो गया बहमन राज्य के विरुद्ध, ठीक है।
आप इसको लिख लीजिए। अब पहली समस्या का समाधान हो जाने के बाद अब हम देखते हैं मैसूर का पोलीगार विद्रोह और उसके बाद में पुर्तगाली और लास्ट में गजपति शासक लेंगे। ठीक है, पोलीगार बेसिकली क्या मैसूर के अंदर थे, और मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इसको। ये उमतूर का क्षेत्र था, उमतूर का विद्रोह ये उमतूर एरिया में हुआ था। और करने वाला कौन था? ये करने वाला था आपके दक्षिण के अंदर पोलीगार थे। पोलीगार उन किसानों को कहा जाता था जो शस्त्रधारी थे, है ना, ताकतवर किसान थे। और मैसूर के आसपास ये क्षेत्र है, और गंगा राय के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया था। और कृष्णदेवराय सेना लेके जाता है। गंगा राय जो है वो कावेरी नदी के अंदर छलांग लगा के अपनी जान दे देता है, और इसको एक नया राज्य बना दिया गया और श्रीरंगपट्टनम राजधानी बना दी, और गोविंद राय को यहाँ का शासक बना दिया। इस समस्या का समूल समाधान कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक मिनट, मैसूर के निकट जगह कम है इसमें, इसको अपन है ना अलग स्लाइड में ले लेते हैं। स्लाइड छोटी है तो उसमें ले लेते हैं। उमतूर या इसको मैसूर विद्रोह कह सकते हैं। ठीक है, मैसूर के निकट गंगा राय के नेतृत्व में पोलीगारों ने विद्रोह किया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। पोलीगार वे किसान थे जो शस्त्रधारी थे, मजबूत किसान थे, विद्रोह किया। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अभियान किया। मैक्सिमम सारे अभियान खुद ही करता था, है ना। कृष्णदेवराय ने अभियान किया, गंगा राय ने कावेरी नदी में कूदकर जान दे दी। ठीक है, जान दे दी। इसकी राजधानी शिवमंगल समुद्र शिवमंगल नहीं, शिवनार समुद्र। शिवनार समुद्रम पर अधिकार कर लिया गया और ये पूरा नया राज्य बना के श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी बना दी गई।
और गोविंद राय को यहाँ का प्रांतपति बना दिया। ये समस्या लंबे समय के लिए समाप्त हो गई। अधिकार कर इस पूरे क्षेत्र को नया प्रांत बना दिया। नया प्रांत बना दिया। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया। गोविंद राय को प्रांतपति बना दिया। गोविंद राय को प्रांतपति बनाया। ठीक है, तो इस तरह से उमतूर के अंदर जो विद्रोह था उसका इन्होंने समाधान कर दिया। अब आता है तीसरे नंबर पे पुर्तगाली। ठीक है, दरअसल पुर्तगाली उस समय कोई समस्या नहीं थी। पुर्तगाली आप यूं समझ लीजिए कि चाहते थे कि वो विजयनगर के साथ में मैत्री व्यवहार करें। अल्बुकुर्क ने दो दूत भी भेजे थे कृष्णदेवराय के पास में, ये कहकर कि आप हमारे साथ मित्रता कीजिए। हित ये था पुर्तगालियों का कि कृष्णदेवराय उस समय उभरता हुआ शासक था, पूरा दक्षिण लगभग उसके कदमों में था। ऐसी स्थिति में ऐसे शासक के साथ मित्रता जरूरी थी, उनका हित था। ये मार्केट भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी और सारी चीजें ठीक होगी। कृष्णदेवराय का हित ये था कि पश्चिम के सारे बंदरगाह इनके पास में थे, पुर्तगालियों के पास में। तो अरब और ईरान से आने वाले घोड़े, व्यापारिक सामग्री वगैरह जो भी थी, है ना, मणिग्रामम जो आते थे, वो सारा का सारा पुर्तगाली डील करते थे। तो अगर उनके साथ मैत्री हो जाती है तो दोनों पक्षों को एक समय के लिए फायदा था। यही कारण था कि कृष्णदेवराय और पुर्तगालियों के कोई झगड़ा नहीं हुआ। इवन इन दोनों ने मैत्री संधि कर ली और दोनों के हमेशा ही फायदा होता रहा। तो ये संधि हम लिख लेते हैं, यहां लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे, पुर्तगालियों के साथ में मैत्री संधि। पुर्तगालियों के साथ देखो एक एक समस्या को उसने समाधान किया है, इसीलिए महान शासक था ये। और कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं रखी कि कहीं पर भी कोई विवाद हो सके। ठीक है, अब आप देखिए कि बहमनी से गोवा छीनने के बाद पश्चिम के सारे बंदरगाह इनके नियंत्रण में थे और पूर्वी मध्य एशिया के साथ होने वाला व्यापार इनके नियंत्रण में था। और फिर इसमें भलाई यही थी कि दोनों एक दूसरे से मित्रता करके चले। ठीक है, बहमन लिख सकते हो, बीजापुर लिख सकते हो आप। बीजापुर से गोवा छीन लेने के बाद पश्चिम के सभी बंदरगाह, या यूं गई मुख्य बंदरगाह, पुर्तगालियों के नियंत्रण में थे। ऐसे में मध्य एशिया, यूरोप
अफ्रीका, इनके साथ सारा व्यापार पश्चिम के बंदरगाह से होता था। तो इनके ऊपर इनका अधिकार स्थापित हो गया था पुर्तगालियों का। तो ऐसे में मध्य एशिया, अफ्रीका व यूरोप के साथ होने वाले समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित हो गया था। यह वह समय था जब दक्षिण में एकमात्र शक्ति कोई रही थी, तो वो विजयनगर रही थी। तो दोनों ही एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे संधि करना चाहते थे, क्योंकि विजयनगर को पुर्तगालियों से फायदा था, क्योंकि पश्चिम का समुद्र इनके पास में था, और दक्षिण की दुनिया पूरी विजयनगर के पास में थी, क्योंकि बिना दुनिया वो समुद्र काम का नहीं है, किससे व्यापार करोगे आप, है ना। तो देखो क्या हुआ, स्थापित हो गया था। इसी समय दक्षिण की एकमात्र शक्ति के रूप में विजयनगर स्थापित होगा था, विजयनगर था। इस स्थिति में पुर्तगाली, उनके अल्फांसो डी अल्बुकुर्क गवर्नर था। ये मैंने पुर्तगाली कंपनी में भी आपको अच्छे से पहले पढ़ा रखा है। वह विजयनगर के मध्य मैत्री संधि हो गई, जिससे आरंभ में दोनों पक्षों को फायदा हुआ। दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद रही। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा कोई शत्रु था शेष रह गया, वो थे गजपति शासक। ठीक है, ये पुर्तगाली आप लिख लीजिए। अब हम आते हैं गजपति शासकों पे, और ये गजपतियों का मैप है, हम मैप को साथ में लेते हुए चलेंगे। और ये वो अभिलेख हैं जो गजपतियों की 1513 का ये अभिलेख है, और गजपतियों पर कृष्णदेव राय की विजय को दर्शा रहा है ये अभिलेख, और कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो इन दोनों को सहारा लेते हुए हम चौथी और आखिरी जो मेन समस्या है उसको यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अटकता है बीच में। उड़ीसा के गजपतियों को पराजित किया। पंद्रह सौ 13 से लेकर 1518 के बीच में कुल 4 बार अभियान किए, और इन चारों अभियानों में प्रताप रुद्र को, गजपति शासक को बुरी तरह से पराजित किया, पुत्री के विवाह तक हेतु बाध्य किया, और सेनाएं कटक तक पहुंच गई। कटक, कलिंग तक सेनाएं इनके पास में, कृष्णदेव राय की सेना यहाँ पहुंच गई थी। ऐसी दयनीय स्थिति गजपति शासकों की पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो ध्यान क्या रखना है,
कि प्रताप रुद्र इसका समकालिक शासक था, गजपति शासक था, और 1513 से 18 के बीच में 4 मेन लड़ाइयां लड़ी गई, सभी में गजपति पराजित हुए। ठीक है, तो लिखते हैं प्रताप रुद्र समकालिक गजपति शासक था, जिसे 1513 से 18 के मध्य चार बार पराजित होना पड़ा। किससे? कृष्णदेवराय से। हालांकि हम इस बात को यहाँ लिख के भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर फर्क ये रहेगा कि आपको बातें बराबर समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे सारी बातें लेनी ज़रूरी है। पहला जो अभियान किया गया वो उदयगिरी का विलय किया गया। उदयगिरी विलय हुआ और ये पहला युद्ध आप कह सकते हो। इसमें तिरुमाला और चिंता देवी जो 2 पत्नियां थी विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय की, उनको है वो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में तिरुपति का जो मंदिर है उसके उन्होंने दर्शन किए थे। ठीक है, तो तिरुमाला और चिंता देवी कृष्णदेवराय की रानी ये सबसे खतरनाक अभियान माना जाता है। नीलकंठ शास्त्री 16वीं शताब्दी का सबसे उत्कृष्ट अभियान मानते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं था। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और पूर्वी घाट की इन छोटी छोटी पहाड़ियों में से निकलकर और गजपतियों को पराजित करना बहुत मुश्किल कार्य था ये। और चिंता देवी ने इस अभियान के समय तिरुपति के दर्शन किए। तो पहला जो अभियान हुआ उसमें इन्होंने कृष्णदेवराय ने उदयगिरी का विलय किया। किसमें? विजयनगर साम्राज्य में। बात को याद रखना आप। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण के अंदर आपके कृष्णा नदी का जो दक्षिणी बिंदु है कौंडविद्दु, उसको जीता। कौंडविद्दु का विलय और सालुतिम्मा को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, कौंडविद्दु कहाँ पे है? मैंने आपको पहले ही बताया कि दक्षिण में है, यहाँ पे आया हुआ है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कौंडविद्दु। ठीक है, तो कृष्णा नदी का दक्षिणी पॉइंट है ये। कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग है। ठीक है, सालुतिम्मा को यहाँ का प्रशासक बनाया। तिम्मा को प्रशासक बनाया। सेना जीतती गई और सेना कंटिन्यू आगे बढ़ती गई और चंद्रगिरी पहले से इनके पास में था। अब ये मुसलीपट्टनम और ये सारा इलाका इनके पास में आ चुका था। अब देखिए, अब आगे और खतरनाक अभियान होने वाला है और कौंडविद्दु के विलय के बाद में कृष्णदेवराय की सेना कंटिन्यू आगे बढ़ती है और विजयवाड़ा पर अधिकार करती है और विजयवाड़ा को अपनी फॉरवर्ड पोस्ट के रूप में स्थापित करती है। फॉरवर्ड पोस्ट का मतलब होता है आपके युद्ध के अंदर आगामी चेक पोस्ट जहाँ पे सेना नियुक्त की जाती है। ये लगभग यहाँ इसके आसपास आया हुआ है, बैजवाड़ा। विजयवाड़ा पर अधिकार।
ठीक है, इसे बैजवाड़ा भी कहते हैं। यह सेना की अग्रिम चौकी बनाई गई, सेना की अग्रिम चौकी बनाई, क्योंकि कोई भी रिस्क लेने के लिए कृष्णदेवराय रेडी नहीं थे कि भविष्य में भी अगर गजपतियों की तरफ से कोई अटैक होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी प्लानिंग थी। इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ये खत्म करना चाहते थे। विजयवाड़ा, कोंडविडू, उदयगिरी जाने के बाद में अब नंबर था आपके कटक का। कटक इनका केंद्र बिंदु था और अब कटक की ओर अभियान शुरू होता है और अब प्रतापरुद्र जो है वो आत्मसमर्पण करेगा। तो कलिंग और कटक, कलिंग व कटक अभियान। अब आप समझ सकते हो कि राजा की क्या हालत होगी कि उसकी राजधानी की ओर सेनाएं आगे बढ़ रही है और रोकने वाला कोई नहीं है। राजमुंद्री को जीतते हुए, ये राजमुंद्री का इलाका है मछलीपट्टनम से ऊपर, और सेनाएं कटक की ओर आगे बढ़ रही है और अब प्रतापरुद्र जो है आत्मसमर्पण करता है और अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से कर देता है। प्रसन्न होकर कृष्णदेवराय ने ये आपके कृष्ण नदी का जो उत्तरी भाग था ये वापस गजपतियों को लौटा दिया, क्योंकि दोनों ही हिंदू शासक थे। ठीक है, लास्ट लाइन लिखते हैं। राजमुंद्री को जीतकर विजयनगर सेना कलिंग कटक की ओर बढ़ती है और बढ़ती है। ठीक है, अब प्रताप रुद्र ने आत्मसमर्पण किया। पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से किया। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अब कृष्णदेवराय ने कृष्णा नदी का उत्तरी भाग पुनः गजपति शासकों को दे दिया। हालांकि गजपतियों ने आगे और दो साहस किया, मैं आगे लिखवाऊंगा। तो ये 4 मेन अभियान हुए थे, चारों में कृष्णदेवराय विजयी हुआ और प्रताप रुद्र को शस्त्र डालने पड़े। ठीक है, ये 1 मिनट आप ये लिख लेना। अब इस पूरे विजय का जो विवरण है यह 1513 के एक अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। इस संपूर्ण विजय का विवरण 1513 के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। अभिलेख हम्पी में प्राप्त हुआ है
अभिलेख से प्राप्त होता है। इस विजय के उपलक्ष्य में एक सिंहासन मंच बनाया था कृष्णदेवराय ने विजयनगर के अंदर, जैसे विजय भवन भी नाम दिया जाता है। इस विजय की याद में, इस विजय की स्मृति में विजयनगर में सिंहासन मंच, या इसको विजय भवन भी कहते हैं, विजय भवन बनाया था। लेकिन 10 साल तक ये विजय जो है वो बड़ी स्थायी रही। 1520 में क्या हुआ? 1520 के अंदर इस गजपतियों ने और बीजापुर ने गठबंधन बनाया और इन्होंने क्या किया, एक मिनट मैप में बताता हूँ। बीजापुर और गजपतियों का आपस में बॉर्डर लग जाता था। इन्होंने गठबंधन बना के और रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया। कृष्णदेवराय ने आर पार की लड़ाई लड़ी। कहते हैं कि 10 लाख की सेना के साथ गया था और दोनों सेनाओं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद वापस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो अंतिम निदान था इसका। तो ये लास्ट लिख लेते हैं, फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो बात को शुरू कर रहा हूँ। वर्ष 1520 में बीजापुर व गजपतियों ने गठबंधन कर रायचूर दोआब पर कब्जा कर लिया। दोआब पर कब्जा कर लिया। ठीक है। इस बार कृष्णदेवराय लड़ा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में ये हुआ कि बीजापुर और गजपतियों ने गजब का बारूद यूज किया और युद्ध के आरंभ में पहली पंक्ति जो थी वो कृष्णदेवराय की ऑलमोस्ट तोड़ दी गई थी। फिर पुर्तगाली सेना का सपोर्ट मिलता है। उनके पास में गजब बारूद थे, उनके टक्कर के ही थे, या यूं कहिए कि उनसे अधिक ही थे बीजापुर से। और उस सैन्य फिडेरिटो के नेतृत्व में जो सैन्य टुकड़ी आई, उन्होंने फिर आपके कृष्णदेवराय की सेना को संभाला और इस युद्ध में कृष्णदेवराय जीते। फिर महानवमी पे उस सेनापति को सम्मानित भी किया गया था। कब्जा कर लिया। ठीक है। अब कृष्णदेवराय निर्णायक युद्ध हेतु अभियान करता है। युद्ध हेतु अभियान करता है। 19 मई 1520 को ने संयुक्त सेना को बुरी तरह से पराजित किया। सेना को पराजित किया
इस विजय में पुर्तगाली सेनापति क्रिस्टोवाओ फिडेरेटो, पुर्तगाली सेनापति क्रिस्टोवाओ फिडेरेटो का अहम योगदान रहा, का अहम योगदान रहा। इसे महानवमी पर्व पर सम्मानित किया गया। इस पर्व को भी हम संस्कृति में समझेंगे। पर्व पर सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1520 तक विजयनगर सारे शत्रुओं से मुक्त हो चुका था। तक विजयनगर सभी शत्रुओं से मुक्त हो चुका था। इसी कारण कृष्णदेवराय को एक जबरदस्त योद्धा माना जाता है, जबरदस्त शासक माना जाता है कि विदिन 10 वर्ष के अंदर इसने बीजापुर और गजपति जैसे शासकों को पराजित करके और पूरा दक्षिण भारत अपने अधीन किया था, है ना, मुक्त हो चुका था। इसने 3 उपाधियां ली, सिंहासनाधीश्वर, महाराज धीराज। इसने मूर्तराय रागंदा, मूर्तरायरा गंदा, जिसका मतलब होता है कि 3 राजाओं को बनाने वाला या 3 राजाओं का मालिक। तीन राजाओं का मालिक। और सिंहासनाधीश्वर, तथा महाराज धीराज की उपाधि ली तथा महाराजा धीराज की उपाधि ली। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये थी कि ये एक शक्तिशाली शासक की निशानी थी और इसने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आई हुई सारी समस्याओं को 1520 तक है वो निपटा दिया था। ये चारों हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु रहेगा वो हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम कृष्णदेवराय की सांस्कृतिक उपलब्धियों पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।